Hello students, myself Rama Negi, lecturer Political Science, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महली शिमला। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर सोशल जस्टिस के बारे में। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए किन व्यवस्थाओं को अपनाया जा सकता है और क्या न्याय प्राय निष्पक्ष होता है? Is justice all about fairness? आज हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। मानव जीवन में न्याय का विशेष महत्व है। कोई भी मनुष्य अथवा समाज न्याय की व्यवस्था के बिना जीवित नहीं रह सकता। न्याय प्रदान करना शासन अथवा राज्य का सदैव ही मुख्य उद्देश्य रहा है। जो राज्य न्याय प्रदान नहीं करता वह असभ्य, अनैतिक तथा मानवीय हितों का घातक होता है। सेंट अगस्टिन क्या कहते हैं कि यदि आप न्याय को हटा दें तो राज्य और डाकुओं के गिरोहों में क्या अंतर रहेगा? If we remove justice, what is there to distinguish between state and a band of robbers? यदि हम न्याय को ही हटा दें व्यवस्था में से तो एक राज्य और डाकुओं के गिरोह में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का न्यायपूर्ण होना अनिवार्य है। न्यायशाली शासन के आदेशों का लोग स्वेच्छा से पालन करते हैं तथा उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। जिस देश की व्यवस्था न्यायशाली होती है, न्यायप्रिय होती है, उस देश के लोगों को अपने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा होता है। वो वहाँ स्वेच्छा से ही वहाँ के नियमों का पालन करते हैं तथा उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। न्याय की धारणा के आधार पर राज्यों का स्थायित्व आधारित है, इसलिए इसके महत्व को राजनीति शास्त्र में आदिकाल से स्वीकार किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित धार्मिक व्यवस्था कायम रखना राजा की फर्स्ट ड्यूटी माना जाता था, राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता था। न्याय का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। मीन्स लीगल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। तो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो पर्टिकुलरली बात करेंगे सोशल जस्टिस की। सामाजिक न्याय से अभिप्राय समाज की सामान्य व्यवस्था से है। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी लोगों में जाति, रंग, जन्म, धर्म, नस्ल, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर कोई भिन्नता न पाई जाए और सरकार सभी से समान व्यवहार करे और शासन का संचालन करते समय किसी से भी सामाजिक असमानताओं के आधार पर व्यवहार न करे। जिस समाज में जन्म, जाति अथवा रंग के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उस समाज में सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय उस समाज में भी संभव नहीं हो सकता जहां लोगों में अत्यधिक आर्थिक अंतर है या जहां व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है। सामाजिक न्याय का अस्तित्व वैसे समाज में ही हो सकता है जहां किसी भी आधार पर मनुष्य में भेदभाव न किया जाता हो और गंभीर आर्थिक असमानताओं का अभाव हो। सभी योग्य व्यक्तियों को सभी अधिकार समान रूप में उपलब्ध हो। मीन देयर शुड बी द एब्सेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स और मानवीय शोषण की कोई संभावना ना हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के सुब्बा राव जी के अनुसार व्यापक रूप में सामाजिक न्याय लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतुलनों को समाप्त करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सहायक सिद्ध होता है। बच्चों, अब हमें समझना है कि सामाजिक न्याय का मूल अर्थ क्या है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि समाज में विद्यमान असमानताओं को समाप्त करना तथा ऐसी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जो सभी से समान व्यवहार करे। विशेष अधिकारों को समाप्त करना तथा निर्बल एवं पिछड़े लोगों को सुविधाएं देने की व्यवस्था करना। आत्मविश्वास के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना तथा सुविधाएं देना ताकि वे उन्नति कर सके। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा पिछड़ी जातियों को अन्य वर्गों की तुलना में विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
अब बात आती है बच्चों कि सामाजिक न्याय की क्या मुख्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कौन सी वो ऐसी कंडीशंस या शर्तें हैं जिनके तहत, जिनका पालन करने के बाद हम सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करवा सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो पहला पॉइंट आता है कानून के समक्ष समानता। तो पहला पॉइंट जो फर्स्ट चीज आती है इसके अंदर वो है कानून की दृष्टि में सभी समान, कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सभी लोगों को समान समझा जाए। कानून के संसार में किसी व्यक्ति से जन्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। सभी लोगों, जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों के लोगों के लिए एक ही तरह के कानून होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो है विशेषाधिकारों की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ स्पेशल राइट्स। सामाजिक न्याय सभी लोगों को तभी प्राप्त हो सकता है यदि किसी वर्ग के लोगों को किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक समानता की स्थापना आवश्यक है। यदि किसी विशेष वर्ग को सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाएगी तो ऐसे देश में सामाजिक समानता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कारण जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जितने भी प्रजातंत्रीय देश हैं, उन देशों में किसी वर्ग को जन्म, नस्ल या जाति के आधार पर कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है बच्चों वो है जाति प्रथा का अंत, एंड ऑफ द क्लास सिस्टम। सामाजिक न्याय तभी हो सकता है यदि जाति प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू करना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा। सामाजिक समानता तभी स्थापित हो सकती है यदि पिछड़े वर्गों के लोगों का विकास करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं। इन विशेष सुविधाओं का उद्देश्य ये होना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के लोग इन सुविधाओं के आधार पर दूसरे उन्नत वर्गों के समान ही विकास कर सके। जिस समाज के लोगों का काफी बड़ा भाग अविकसित रहेगा उस समाज में सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है श्रमिकों की हितों की रक्षा। इस उद्देश्यों के लिए श्रमिकों के कार्यों का अधिक से अधिक समय निश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि श्रमिकों के लिए उचित वेतन तथा अन्य अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करनी भी जरूरी है। जब तक श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कोई सरकार कोई विशेष परिवर्तन नहीं करती, तब तक हम नहीं कह सकते कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति संभव हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो है क्या न्याय प्राय निष्पक्ष होता है? इज जस्टिस ऑल अबाउट फेयरनेस? कि जो न्याय की हम बात करते हैं वो न्याय क्या हमेशा निष्पक्ष होता है? न्याय के शाब्दिक अर्थ जस से ही स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? बंधन या बांधना, टाई और बॉन्ड होता है इसका मीनिंग। अर्थात ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो कि व्यक्तियों को आपस में बांधती है वो न्याय कहलाती है। यह व्यक्तियों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकती है और क्या करती है? यद्यपि न्याय की व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष तौर पर की जाती है और आशा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो, परंतु इसके कारण फिर भी कई बार इसके बावजूद भी न्याय निष्पक्ष नहीं रह सकता। इसलिए बहुत सारे जो विद्वान हैं वो न्याय की निष्पक्षता पर संदेह करते हैं और अपने पक्ष में तर्क देते हैं। जैसे पहली चीज जिसको हम कुछ पॉइंट के तहत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपसे बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे पहला ही आपका पॉइंट है संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था। अब संरक्षित भेदभाव क्या है बच्चों? संरक्षित भेदभाव से अब हमारा अभिप्राय राज्यों में रहने वाले आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की ओर से कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है। कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि हर समाज में सभी व्यक्ति सर्व सुख संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। हर समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो निर्बल होते हैं या जिनका सामाजिक स्तर बाकी लोगों के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जब राज्य क्या करता है, संविधान में व्यवस्था करता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करता है और
उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रकार की सुविधा को ही हम नाम देते हैं संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था, कि कुछ इस प्रकार का भेदभाव समाज के दबे कुचले ही लोग रहते, तो इनको विशेष सुविधाएं प्रदान की गई, और इनको विशेष सुविधाएं प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसी को हम कहते हैं संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था को कैसे एक्सप्लेन करते हैं या उसकी व्याख्या करें, तो ये कहा जाता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति से समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, किंतु समाज के कमजोर और दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए, बाकी लोगों के समकक्ष लाने के लिए यदि उनके साथ उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो इस सुविधा को हम कहते हैं संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो है विशेषाधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। न्यायिक निष्पक्षता यद्यपि विशेषाधिकारों की व्यवस्था का विरोध करती है, परंतु प्राय देखा जाता है कि विशेष स्थिति प्राप्त उच्च राजनेता, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, गुणवान और राष्ट्रीय महत्व के जो लोग होते हैं उनको विशेष अधिकार अवश्य दिए जाते हैं, जो कि उन्हें सामान्य जनता की से कुछ विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति पर हम फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसके कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता। इसी तरह हमारे संसद या विधानमंडल की जो कार्रवाई होती है उसके दौरान हमारे जो एमपीज और एमएलएस होते हैं उनके बीच में बहस होती है, और उस बहस के दौरान वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और मगर ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं और जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम किसी न्यायालयों में, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगली जो चीज आती है, अगला जो पॉइंट आप दे सकते हो वो क्या है, शासन की विवशता, नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अक्सर देखने में आता है कि जब सरकार गठजोड़ की है या गठबंधन की सरकार है, तो उस सरकार में कुछ दल ऐसे होते हैं, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सरकार को समर्थन बाहर से दे रही होती हैं, और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सरकार में रहकर ही उन्हें सरकार को समर्थन दे रही होती है। लेकिन जब कोई निर्णय या कोई नीति उनके मन मुताबिक नहीं होती, तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेने की बात करती है, और सरकार के गिरने की या टूटने की नौबत आ जाती है। और ऐसी स्थिति में सरकार के जो निर्णय होते हैं वो निष्पक्ष नहीं रह पाते, और ये भी न्यायिक निष्पक्षता को धक्का देते हैं। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है आर्थिक व सामाजिक स्तर, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। राज्यों में रहने वाले विभिन्न लोगों का आर्थिक व सामाजिक स्तर भी न्यायिक निष्पक्षता के मार्ग में बाधा सिद्ध होता है। कई बार देखने में आता है कि उच्च और आर्थिक सामाजिक स्थिति वाले जो लोग होते हैं वो जो जुडिशियल प्रोसेस होती है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वो अपने धन, सामाजिक स्तर, अपनी सोशल स्टेटस और अपने वेल्थ, उसके दम पर, उसके दबाव के कारण न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को तोड़ मरोड़ सकते हैं, और ऐसे में न्याय की जो निष्पक्षता होती है वो संदेहपूर्ण हो जाती है, वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि न्याय निष्पक्ष है या नहीं है। अब आरक्षण का गलत लाभ देखिए, रॉन्ग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब क्या है कि हमारे समाज में, जैसे मैंने बात की, संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। यद्यपि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को संरक्षित भेदभाव द्वारा अनेकों तरह के लाभ व आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, परंतु इन लाभों और आरक्षण की सुविधा का जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ जो वर्ग है वो इसका लाभ कम ही उठा पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसे नहीं पता होता कि ये जो राइट्स हैं ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सोशल स्टेटस को उठाने के लिए किए गए हैं, परंतु यह वर्ग सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों के लिए जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है वो अज्ञानतावश इन सुविधाओं का लाभ उठाने में असफल रहता है, और आरक्षण का लाभ इस वर्ग का जो विशिष्ट वर्ग है, जो एलीट क्लास ऑफ दिस कैटेगरी है, वो ही हमेशा इसका लाभ उठाती रहती है। गरीब और कमजोर लोग हमेशा न्यायालय जाने से बचते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमें कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अज्ञानता होती है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, उन्हें समझ नहीं होती कि ये राइट्स जो हैं वो उनकी
उनके सोशल स्टेटस को, उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए उन्हें प्रदान की गई है। तो बच्चों, ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि न्याय की धारणा यद्यपि निष्पक्षता का भाव रखती है, परंतु उसमें निष्पक्षता की आशा करना प्राय संदेहास्पद होता है, डाउटफुल होता है। इसलिए कमज़ोर और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो प्राय न्यायालयों की शरण में जाने से बचते हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। अब इसके साथ एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आपको पूरा करना है। थैंक यू वेरी